हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट लेवल 2 की। चैनल का नाम है स्टडी हैक 24। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसमें पढ़ेंगे सोशल स्टडीज़, जो आपके एग्ज़ाम में 60 मार्क्स का आता है। इसमें हम एनसीईआरटी की बुक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और हमने 6th और 7th की बुक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं 8th क्लास की बुक भूगोल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण होता है, आप सभी को पता है, मिट्टी बनती है। मिट्टी निर्माण यानी कि मृदा निर्माण के कारक क्या होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारण है। पानी की वजह से और जो शैलें होती है उनके टूटने की वजह से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निम्नीकरण किसे कहते हैं? मृदा के निम्नीकरण को हम इस प्रकार समझेंगे कि मृदा का अपरदन व क्षीणता। मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे होते हैं, मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो रहा है। कहने का क्या अभिप्राय है कि मृदा अपरदन जो होता है वो पानी की वजह से भी होता है, हवा की वजह से भी होता है, तो ये प्राकृतिक कारण हो गई। और मानवीय कारण पेड़ों को काटना और फिर से पेड़ों को ना लगाना, इन सब, और फैक्ट्रीज बनाना, नदियों की वजह से, ये सब चीज़ें होती हैं जो मृदा के निम्नीकरण का कारण बनती हैं। उद्योग धंधे लगाए जाते हैं जिसके लिए पेड़ों को साफ कर दिया जाता है और उस भूमि पर उद्योग आदि लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से मृदा का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से हैं, अभी हमने डिस्कस किए। इसमें सबसे पहला कारक है वनोन्मूलन, दूसरा है अतिचारण, तीसरा है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन व बाढ़। बाढ़ के आने से जो मृदा की ऊपरी परत होती है जो बहुत उपजाऊ होती है वो बह जाती है। वर्षा दोहन की वजह से, कीटनाशकों के प्रयोग की वजह से, रासायनिक उर्वरकों की वजह से, अतिचारण की वजह से भी मृदा का निम्नीकरण, मृदा का अपरदन होता है। मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है? मिट्टी को किस तरह से बचाया जाता है? या जब हम कृषि करते हैं, जो किसान कृषि करते हैं, वो किस तरह से मृदा को संरक्षित करते हैं, मृदा का अपरदन होने से बचाते हैं? मल्च बनाना। अब मल्च बनाना क्या होता है? पौधों के बीच में अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसे मृदा की आर्द्रता यानी कि मृदा की जो नमी है वो बनी रहती है। उसमें जो पानी होता है वो मिट्टी को संभाले रखता है और उस मिट्टी में पानी की मात्रा बनी रहती है, तो वो होता है मल्च की वजह से। दूसरा है वेदिका फार्म। वेदिका फार्म क्या होते हैं? चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं कि जब कृषि की जाती है तो पहाड़ी इलाकों में, मान लीजिए ये पहाड़ी इलाका है, तो इस तरह से सीढ़ियों के रूप में वहाँ पर या वेदिका बनाकर वहाँ पर खेती की जाती है, जिसकी वजह से मृदा अपरदन कम होता है, ताकि फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, जो ज़मीन है वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है कृषि उगाने के लिए। तो वेदिका फार्म कहाँ लगाए जाते हैं? वेदिका फार्म लगाए जाते हैं तीव्र ढालों वाले स्थान पर। नेक्स्ट जो प्रकार है या नेक्स्ट जो तरीका है वो है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जिससे हम मृदा को का अपरदन होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, ताकि मृदा अनावरण को बचाया जा सके। जो शुष्क प्रदेश हैं या जब बहुत तेज हवा बहती है वहाँ पर जहाँ फसल उगाई जाती है उसके चारों तरफ इस तरह से या फसलों के बीच में इस तरह से पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे हवा की गति रुक जाती है या हवा की गति धीमी हो जाती है और वहाँ पर मृदा अनावरण को बचाया जा सकता है। अब हम सिंचाई किस तरह से करें कि हमारे जल, जो पानी है, उसकी बचत हो और पेड़ पौधों को सही तरीके से, सही मात्रा में जल भी प्राप्त हो जाए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलों की माध्यम से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। इससे जल संरक्षण को संरक्षित किया जा सकता है।
या फिर ड्रिप विधि होती है। और स्प्रिंकल विधि क्या होती है कि हमने बीच में एक फाउंटेन लगा दिया और आसपास का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी एक समय में जाता रहेगा, जिससे भूमि की नमी भी बनी रहेगी और बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट भी नहीं होगा। वरना पहले ट्यूबवेल चलाकर पूरे खेतों को पानी से ढक दिया जाता था, परंतु अब पानी को बचाने के लिए, क्योंकि पानी जो पीने वाला पानी है उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए उसको बचाने के लिए, उस पानी की रक्षा करने के लिए सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए हैं, जैसे स्प्रिंकलर विधि के द्वारा से और ड्रिप विधि के द्वारा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ICTEC की फुल फॉर्म क्या है? द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। आपको ये याद रखनी है। दूसरा है कि मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान यानी कि मिट्टी के अध्ययन का विज्ञान, उसे कहते हैं पेडोलॉजी, जिसे मृदा विज्ञान कहा जाता है। अब कुछ हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मिट्टी के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी, यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की बहुलता होती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम व मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा होती है। और इस मिट्टी का काला रंग किस वजह से होता है? इस मिट्टी का काला रंग होता है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी में हम कपास उगाते हैं, यानी कि यह कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, एक होता है खादर और एक होता है बांगर। ये भी आपको याद रखना है। और फिर हमने काली मिट्टी के बारे में पढ़ा, किसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसका काला रंग होता है टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण। इसमें कपास की खेती की जाती है और इस मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करेंगे तीसरा टाइप। अब हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी के बारे में, यानी कि रेड सॉइल। इसका निर्माण कायांतरित शैलों के विघटन और वियोजन से होता है, यानी कि कायांतरित शैलों के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में किसकी उपलब्धता होती है या किसकी बहुलता होती है? सिलिका और आयरन की। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, परंतु इस मिट्टी का रंग हमें पीला दिखाई देता है क्योंकि इसमें जल की उपलब्धता होती है और यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है। चूने का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे लैटराइट मिट्टी के बारे में। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें हमें NCERT की बुक में मिलती हैं। और अगर आप CTET या HTET के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़रूर NCERT की बुक्स को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद मेरी ये वीडियोस देखनी है, ताकि आपने जो बुक्स पढ़ी हैं वो समराइज़ मैं कर देती हूँ अपनी वीडियोस में। तो आप इन वीडियोस को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।